गुड सॉल्यूशंस, अब उनके आसपास के और सॉल्यूशंस आप सर्च करना चाहते हैं इन अ होप कि कोई और बेटर सॉल्यूशन मिल जाए। Am I clear about this? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Now, what is the case of a diversification? Diversification करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी मेमोरी, और उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है? डाइवर्सिफिकेशन इज अनदर नेम फॉर द एक्सप्लोरेशन। इट ट्राइज टू सर्च फॉर डिफरेंट सोल्यूशन इन अ सर्च स्पेस। तो अब हमको अगर ये सिचुएशन है कि हम एक ही तरह के सोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि अब कोई दूसरे तरह का सोल्यूशन जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि दो डिसीजन वेरिएबल है x1 एंड x2, हमारा जो भी एल्गोरिदम है वो इतने एरिया के सोल्यूशन जनरेट कर रहा है, इस एरिया के सोल्यूशन एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे, तो इस केस में हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहेंगे सो दैट वी कैन जनरेट सर्टेन सोल्यूशंस हियर आल्सो। ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ओके। तो एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है? वी बिगिन विद एन इनिशियल सोल्यूशन, देन वी इनिशियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टैबू लिस्ट, then we initialize medium term memory and we initialize a long term memory. Initialize करने का मतलब है to decide the structure कि टैबू लिस्ट में कैसे होगा, मीडियम टर्म मेमोरी कैसे मेंटेन करेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे मेंटेन करेंगे. नाउ वी विल रिपीट दीज स्टेप्स until the stopping criteria is met. And what we will be doing, we will be generating the best admissible neighbor. Now this admissible neighbor is decided on the basis of two things. कोई टैबू मूव तो नहीं हो रहा है, इट्स अ नॉन टैबू मूव, और कहीं एक्सपिरेशन कंडीशन तो होल्ड नहीं हो रही. अगर टैबू मूव ले रहे हैं और एक्सपिरेशन कंडीशन होल्ड हो रही है तो भी वो मूव एडमिसिबल बन जाएगा. ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं? हमने एडमिसिबल नेबर सर्च किया. नाउ द करंट सोल्यूशन बिकम्स द नेक्स्ट सोल्यूशन, नेक्स्ट एडमिसिबल सोल्यूशन. We update the taboo list, we update the aspiration condition, we update medium term and long term memory. अब अगर इंटेंसिफिकेशन क्राइटेरिया होल्ड करता है तो विल इंटेंसिफाई, डाइवर्सिफिकेशन का क्राइटेरिया होल्ड करता है देन वी विल डाइवर्सिफाई, and the output of this solution of this particular algorithm is the best solution which is found so far. तो ये स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था. We have also discussed certain situations where I have explained you what are the different ways in which taboo list can be maintained. ठीक है? तो टैबू लिस्ट कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ केस. अब मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी. वन थिंग वाज टैबू एट्रीब्यूट, अनदर थिंग वाज टैबू टेन्योर. तो व्हाट इज अ टैबू एट्रीब्यूट? द इंटायर सोल्यूशन टैबू नहीं होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स आप टैबू कर देते हो, और उसको कब तक टैबू रखते हो? जब तक टैबू टेन्योर मीट नहीं होता है. कितनी आइटरेशन तक उसको टैबू रखना है, उस मूव को नहीं लेना है, दैट इज कॉल्ड एज अ टैबू टेन्योर. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, करेंटली आपने एक सिचुएशन पे एक्स आइथ पोजिशन को यू हैव चेंज दिस वैल्यू फ्रॉम 0 to 1. तो अब आप ये कोशिश करोगे कि अभी तो आपने ये वैल्यू 0 to 1 चेंज करी है, देन यू विल स्टॉप दिस एक्स आइथ वेरिएबल टू अगेन चेंज फ्रॉम 1 to 0. तो जो एट्रीब्यूट रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, टैबू एट्रीब्यूट कौन सा हो गया? आइथ एट्रीब्यूट. टैबू एक्टिवेशन रूल क्या हो गया मेरा? कि दिस मूव वेयर वी आर चेंजिंग द एक्स ith attribute to 0 is taboo if I is taboo active. That means, let us consider the situation. I have this type of a representation 1 0 1 1. ठीक है? इससे नेबरिंग सॉल्यूशंस हम कैसे जनरेट करेंगे? Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, we can see only the first slide. जो नोट कर रही हूँ वो भी नहीं दिख रहा है. No, ma'am. एक सेकंड प्रेजेंट. Is it visible now? Is it visible now? Ma'am, it takes a little time to load. It hasn't loaded. Yes, ma'am, it is visible now. Okay.
So I was explaining this particular situation. तो situation पे क्या है? For example, I have this type of a solution. ये हम पहले already discuss कर चुके हैं. I will be quickly revising what we have done in the previous class. Taboo list में मेरे पास क्या है? मैं attribute note करके रख रही हूँ. I have this type of a situation. मेरे solution ऐसे represented है. 5-bit solution है. अब इससे हम कितने neighboring solution generate कर सकते हैं? How many neighboring solutions? How many neighboring solutions can be generated from this solution? 5. 5 neighboring solutions. I can replace 1 with 0. I can replace 0 with 1. And this one can be replaced with 0. And this 0 can be replaced with 1. And this one with 0. ठीक है, ऐसे जनरेट करते हैं हम neighboring solution. Now अगर current solution में हमने इस particular bit को, first bit को 1 से 0 किया था, या इस क्वेश्चन को लेके अगर हम 0 से 1 कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी बिट है 1, इस सिचुएशन को जो सेकंड बिट है इसको मैंने अभी 0 से अपडेट करके 1 किया था, तो ये लेटेस्ट मूव मैंने लिया था. तो जो ith पोजीशन है ना, इसको मैं मेंटेन कर लूंगी अपने टैबू लिस्ट में. मैंने ith पोजीशन इक्वल टू 2 अपने टैबू लिस्ट पे स्टोर कर ली. दैट मींस मैं x की पोजीशन 2 को, जो अभी मैंने करंटली 1 कर दिया, इसको मैं दोबारा 0 नहीं करूंगी. ये मूव मेरा टैबू हो गया है. क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसकी चेंज भी अलाउ कर दिया, इफ आई हैव अलाउड दिस कि आई नाउ कि दिस 1 नीड्स टू बी चेंज अगेन टू 0, इन दैट केस हम बैक ट्रेस करके वापस उसी सोल्यूशन पे आ जाएंगे जो हम जिससे हमने ये सोल्यूशन जनरेट किया था. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? तो एक साइकिल Yes. फॉर्मुलेट हो जाएगी ना. तो इस तरह तो साइकिल फॉर्मेशन स्टॉप करने के लिए, सो दैट वी कैन मार्क दोज मूव्स that we have already taken, we maintain this taboo list. ठीक. इसी तरह एक टैबू मूव आपका क्या हो सकता है? इफ आई हैव स्वैप्ड द पोजीशंस ऑफ ith and jth एलिमेंट, तो मैंने एट्रीब्यूट i और j मेंटेन कर लिया. नाउ दिस मूव वेयर आई एम स्वैपिंग i with j becomes taboo if both i and j are taboo active. ठीक. ये मैंने एक और एग्जांपल डिस्कस किया था, वेयर द ऑपरेटर दैट आई एम अप्लाइंग इज एडिंग ऑफ वन एलिमेंट एंड डिलीटिंग ऑफ अनदर एलिमेंट. तो अगर मैंने नैपसैक तरह की सिचुएशन है, मैं ith एलिमेंट ऐड कर रही हूँ, jth एलिमेंट डिलीट कर रही हूँ, तो जिसको अभी मैंने ऐड किया है मैं उसको ड्रॉप नहीं करूंगी, और जिसको मैंने ड्रॉप कर दिया है उसको मैं नेक्स्ट मूव में ऐड नहीं करूंगी. ठीक है, कोई डाउट इसमें? No, टैबू ma'am. मूव बनाना आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ना. Many of the problems will be solved if you can successfully identify taboo move situation. ठीक. अब ये this we have discussed in the previous class also. We have certain move. Then before taking that move, we'll check whether this particular move contain any taboo active attributes. जैसे फॉर एग्जाम्पल ith एलिमेंट का ड्रॉपिंग बना हो रखा है अभी, तो ith एलिमेंट क्या इस मूव में है? अगर नहीं है तो everything is good. This becomes this move is admissible move. And if there is a situation where any of the attribute is taboo active, then we will check whether the move is taboo. Move taboo तभी होगा जब पूरा taboo activation rule follow होगा. If the taboo activation rule is fulfilled, then we'll check whether this move follows aspiration criteria. अगर aspiration criteria follow नहीं करता है तो move is not admissible, will not move. अगर follow करता है, then the move become admissible. इसी तरह अगर move taboo nahi hai, then also it becomes admissible. And then we will select the best admissible move for the next iteration. Any doubt till here? This thing we have revised in the previous class. ये एक example हमने देखा था. This example we have seen regarding the minimum spanning tree problem. ये आपने देख ली थी एक बार सबने. Do I need to revise this again? Yes or no? No, ma'am. Okay. So ये एक बार then I will quickly discuss now the concept of intensification and diversification, जो बहुत हमने छोटे में देखा था previous class में. ठीक है. So intensification and diversification is being done with two types of memories called as a medium term memory and long term memory. Intensification करने के लिए हम usually use करते हैं recency memory and diversification करने के लिए use करते हैं frequency memory. इंटेंसिफिकेशन मेमोरी प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? वी गिव प्रायोरिटी टू दोज एट्रीब्यूट्स दैट आर रेपिटेडली पार्ट ऑफ द गुड सॉल्यूशंस. ठीक है.
डाइवर्सिफिकेशन में we discourage the attributes of the elite solution. तो इंटेंसिफिकेशन पे उनको प्रायोरिटी देनी है, डाइवर्सिफिकेशन पे उनको डिस्करेज करना है. तो अभी कैसे करते हैं दैट वी विल डिस्कस विद एन एग्जांपल, बट बिफोर दैट विल सी कि क्या प्रोसीजर है डिटेल में. तो मीडियम टर्म मेमोरी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन कर सकते हैं. वी कैन डू इंटेंसिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ मीडियम टर्म मेमोरी. The memory that we use is called as a recency memory, and recency memory क्या करता है, recency memory keeps count of the number of successive iterations the component is present in the visited solution. That means अगर आपने for example knapsack की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे, हम 9th आइटरेशन पे हमने एक आइटम को ऐड किया था. फर्स्ट आइटम जो कोई था उसको हमने 9th आइटरेशन पे ऐड किया था. वो 10th आइटरेशन पे भी ऐड रहा सोल्यूशन में, वो 11th में भी ऐड रहा, वो 12th में भी ऐड रहा, वो 13 में भी ऐड रहा. मतलब जो जो आपने फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर रखा था, जो भी कोई एलिमेंट आपने ऐड कर रखा था, वो 5 आइटरेशन तक सक्सेसफुली सोल्यूशन का पार्ट था. तो अगर आप ये काउंट करते हो देन यू आर मेंटेनिंग अ रीसेंसी मेमोरी. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? व्हाट इज द रीसेंसी मेमोरी? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ अ जर्नलाइज असाइनमेंट प्रॉब्लम. जर्नलाइज असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या कर रही है, इट इज असाइनिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स टू सर्टेन साइट्स. ठीक है, असाइनमेंट करना है, जॉब का मशीन पे कर सकते हो, टीचर्स का आप किसी कोर्स में कर सकते हो, बैच का किसी क्लास में कर सकते हो. तो इस तरह का असाइनमेंट आपको करना है. तो आपकी रीसेंसी मेमोरी कैसे मेंटेन कर सकते हो, आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो आर, where the element rj represents the number of successive iteration the object I has been assigned to site j. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, हमने टैबू सर्च चलाया है, टैबू सर्च हमारी चल रही है, हम एक मैट्रिक्स मेंटेन कर रहे हैं जिसमें हम इस काउंट को रख रहे हैं. ये मेरी मैट्रिक्स, ये मेरी मैट्रिक्स हो सकती है कि ith एलिमेंट को jth पोजीशन पे मैंने असाइन किया है. तो ये वाला जो सेल है दिस विल कीप काउंट ऑफ सक्सेसिव आइटरेशन कि ith एलिमेंट jth लोकेशन पे जाता है. ठीक है ना. इसीलिए इसको रीसेंसी मेमोरी कह रहे हैं, क्योंकि रीसेंसी मेमोरी टेक्स इनटू काउंट कि कितने रीसेंट ये विजिट हुई है और कितनी लगातार एक पैटर्न में कितने बार सोल्यूशन में ये आ रहा है. पूरे बार जब टैबू सर्च शुरू हुआ था तब से काउंट नहीं कर रहे हैं, बस सक्सेसिवली 5 टाइम्स लगातार आ गया. तो इस तरह का हम काउंट इसमें रख रहे हैं. ठीक है. करना कैसे, प्रोसेस कैसे करते हैं इंटेंसिफिकेशन का. अब आप क्या कर रहे हो, आपने रिसेंसी मेमोरी मेंटेन करी. अब आपको रिसर्च, जैसे आपको लगा कि टैबू अपनी स्टैग्नेट हो गई है, दैट मीन्स आपके सोल्यूशन इंप्रूव नहीं हो रहे, तब आप इंटेंसिफिकेशन का प्रोसेस करोगे. what you will do, you will start with another best solution. अभी तक का टैबू सर्च का जो बेस्ट सोल्यूशन है, you will pick that solution. You extract the largest Rij value from the recency matrix. ये क्या डिनोट करेगा, this particular largest value of Rij will specify कि ith जो एलिमेंट है उसकी j साइट पे जो एलोकेशन है वो मेंटेन रहता है बहुत सारे सक्सेसिव आइटरेशन. Now you will associate element I in the solution S star as the fixed side to J. That means ith का allocation आप J side पे कर दोगे. तो आप कुछ फिक्स करके चल रहे हो. That means what you are doing, you are maintaining the good attributes. And then आपकी सर्च नए solutions सिर्फ I का J में allocation छोड़ के बाकी सारे allocation को चेंज कर करके चेक करती रहेगी solution को. Is this point clear to all? Yes, ma'am. ओके. अब इंटेंसिफिकेशन प्रोसीजर कहाँ काम नहीं करेगा, इंटेंसिफिकेशन प्रोसीजर उस केस में काम नहीं करेगा आपका जब आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मल्टीपल मिनिमा या मल्टीपल
मैक्सिमा पे फॉल करती है। फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन है, तो अगर इस जगह को इंटेंसिफाई करते होगे, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बहुत सारे मिनिमा दिख रहे हैं आपको, देयर आर मेनी लोकल मिनिमास एंड वन ग्लोबल मिनिमा। तो अगर इस वाले बेसिन पे ही सॉल्व करती रहे, यहाँ पे भी इंटेंसिफाई कर दिया आपने, यहाँ पे भी इंटेंसिफाई कर दिया, तो इतना टाइम हर मिनिमा पे स्पेंड करना इज नॉट फीजिबल फॉर एन एल्गोरिथम। तो उस केस में इंटेंसिफिकेशन प्रोसीजर ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। Now comes into picture a long term memory. Long term memory क्या maintain करता है? Long term memory ये maintain करता है, the main representation of the memory that we use is called as a frequency memory. उसमें recency है, इसमें frequency है. This memory keeps into count the number of times the particular component is present in all the visited solution. For example, assignment वाले problem में जो previous problem हम discuss कर रहे थे, रिसेंसी मेमोरी ये काउंट करती है कि कितने सक्सेसिव आइटरेशन तक आपने आई को जे साइट पे एलोकेशन किया, जबकि फ्रीक्वेंसी मेमोरी ये काउंट करेगी कि कितने बार आपने आई को जे पर्टिकुलर साइट पे मैप किया है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टैबू सर्च। जब से टैबू सर्च चल रही है, कितने सोल्यूशन ऐसे जनरेट हुए आपके कि ith एलिमेंट जेथ लोकेशन पे मैप हुआ। इज द डिफरेंस क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ठीक, तो अब एक बार आपने क्या किया, आपने ये फ्रीक्वेंसी मेमोरी बना रखी है। अब अगर आपकी सर्च ऐसी है कि आप एक ही तरह के सोल्यूशन जनरेट कर रहे हो, तब आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। दैट मीन्स आप स्टक हो गए हैं एंड ओवरऑल फिटनेस ऑफ द सोल्यूशन जो आपने जनरेट किए हैं वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। उस केस में आप क्या करोगे? डाइवर्सिफिकेशन करोगे। किस तरीके से कर सकते हो? द फर्स्ट अप्रोच दैट यू कैन हैव इज अ रीस्टार्ट डाइवर्सिफिकेशन। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी मेमोरी ले ली, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी मेमोरी आ गई असाइनमेंट के केस में। अब मैं एल्गोरिदम को रीस्टार्ट करूंगी। रीस्टार्ट करने के बाद मैं ये करूंगी कि उनमें से जो भी एल्गोरिदम, जो भी फ्रीक्वेंसी मेमोरी थी, फॉर एग्जाम्पल ये 3 साइट्स का मैंने एलोकेशन किया है, 3 लोकेशन पे, 3 आइटम्स है जिसको मैंने 3 लोकेशंस पे मैप किया है। तो ये फ्रीक्वेंसी मेमोरी यहाँ पे क्या काउंट हो रहा है? यहाँ पे ये काउंट, यहाँ पे सेल 1 2 विल डिनोट कि नंबर ऑफ टाइम्स 1 इज मैप्ड टू 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी मेमोरी में जब हम नया सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे ना, we start the taboo search with a new solution, and the new solution is the solution which contains the least visited component. इस फ्रीक्वेंसी टेबल में जिनकी सबसे कम वैल्यूज होंगी ना, उनको हम प्रेफरेंस देंगे नाउ, ठीक, सो दैट वी कैन हैव दोस कंपोनेंट्स और द सिचुएशंस और दोस मैपिंग्स जो हमने पहले देखी ही नहीं थी। नाउ इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? रिसेंसी के केस में लार्जेस्ट पिक करते हैं, फ्रीक्वेंसी के केस में मिनिमम वैल्यू पिक करते हैं, मिनिमम वाले जो सिचुएशंस है उनको पिक करते हैं। ठीक, दूसरी टेक्निक है कंटिन्यूअस डाइवर्सिफिकेशन। अब ये क्या कर रही है एल्गोरिदम? रीस्टार्ट नहीं करते, एल्गोरिदम आपकी उतनी ही चल रही है, हाउएवर फ्रीक्वेंसी की जो टेबल बनाई है ना, उससे आप उन सॉल्यूशंस को पेनाल्टी प्रोवाइड कर रहे हो, जो सॉल्यूशंस आप जिनमें ज्यादा ऐसे कंपोनेंट है जो आप फ्रीक्वेंटली देख चुके हो। फॉर एग्जाम्पल एक सोल्यूशन अगर है जो आई फर्स्ट वाले आइटम को सेकंड लोकेशन पे असाइन कर रहा है, और इसमें हमने यहाँ पे ये असाइनमेंट हम 3 बार ऑलरेडी कर चुके थे, 3 तरह के सोल्यूशंस में हम ऑलरेडी इसको अप्लाई कर चुके थे, तो इसकी पेनाल्टी हैवी होगी एज कंपेयर टू अगर यहाँ पे वैल्यू होती 0। दैट मीन्स हमने कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं देखा है जिसमें हमने आई को जे में असाइन किया हो, तो उस केस में हम उसकी पेनाल्टी कम कर देंगे। ठीक, अंदर अप्रोच है स्ट्रैटेजिक ऑक्सिलेशन की। इसमें क्या होता है, आपकी पेनाल्टी ऑक्सिलेट करती है, थोड़ी थोड़ी पेनाल्टी पहले ज्यादा लगा ली, फिर कम कर दी, तो आपकी सर्च जो है ना वो इनफीजिबल रीजन पे भी जाएगी, फिर फीजिबल रीजन पे वापस आ जाएगी। ठीक है, अब डाइवर्सिफिकेशन कहाँ काम नहीं करेगा? डाइवर्सिफिकेशन उस सिचुएशन पे काम नहीं करेगा जब सारे गुड सॉल्यूशंस एक ही जगह पे हों। तब
कोई फायदा नहीं हो रहा है और दूसरी सर्च स्पेस एक्सप्लोर करने का। ठीक है, तो इसका ना मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर लेती हूँ डाइवर्सिफिकेशन का, सो दैट यू कैन गेट द अप्रोच क्लियर। इज दिस ग्राफ विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. तो इसमें क्या करना है, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अ मिनिमम के ट्री। मिनिमम के ट्री की क्या कंडीशन होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मिनिमम के ट्री? अ के ट्री इज अ ट्री, इज अ सब ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ which satisfies certain condition. The first condition is the graph should be, since it is a tree, the subgraph should be acyclic, कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए। K tree है, that means the maximum number of edges in this particular graph is K. ठीक, तो अगर किसी ट्री में K edges हैं तो नोड्स कितनी होंगी उसमें? How many nodes? If a tree contains K edges, then how many nodes will be there in the tree? Number of vertices -1. Number of vertices minus 1 is the number of edges in a tree, where n is the number of nodes. I'm asking you, if there are k edges in a tree, then how many number of nodes are there? K/2. K plus 1? Yes, ma'am. अगर n edges हो, n vertices होती हैं तो ट्री में n minus 1 edges होते हैं। तो अगर k edges हैं तो ट्री में कितने नोड्स होंगे? k plus 1 ना। इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. चलो इसका अब एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। पहले ये वाला, इसका अब हम सोल्यूशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टैबू सर्च। तो इसके लिए आई हैव अपलोडेड वन पीडीएफ आल्सो, यू कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर पीडीएफ। एक सेकंड, इसको थोड़ा enlarge कर लूं। इज दिस विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ टैबू सर्च। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है? अ मिनिमम के ट्री प्रॉब्लम tries to find a subgraph from a given graph that contains a tree with k edges such that the sum of the weights of these edges is minimum. ठीक है, एक नॉन साइक्लिक ए साइक्लिक सबग्राफ निकालना है के एजेस का, इस तरीके से कि जो सम ऑफ द वेट्स हैं वो मिनिमम आए। तो अगर आप ये वाली प्रॉब्लम देखो तो ये आपको एक इंस्टेंस दिख रहा है 4। आपको इसमें क्या सॉल्व करना है? द वैल्यू ऑफ के इज 4। तो ऐसा सबग्राफ निकालना है जो 4 एजेस का हो, ए साइक्लिक हो, कोई भी साइकिल ना बनती हो उसमें, और उसका जो कॉस्ट है of the, which is nothing but the sum of the weights of the edges should be minimum. Is this problem clear to all? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Okay. The first step of a taboo search is to start with the फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, अभी हमको अगर इसको टैबू सर्च स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू स्पेसिफाई इज कि हम सर्च स्पेस कैसे बना रहे हैं, मतलब एक सोल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हियर द सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ ट्री इन सच अ which consists of a k edges and there is no cycle. That means there should not be a loop which contains the initial and the end same node. ठीक है, नेबरहुड में सोल्यूशन कैसे जनरेट कर रहे हैं? एंड दिस विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ सिद्धांत, जो वो पूछ रहे थे ना नेबरहुड में कैसे सोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं। तो इस केस में नेबरहुड में सोल्यूशन कैसे जनरेट कर सकते हैं? We
आप नेबरहुड के सोल्यूशन दो स्ट्रैटेजी से जनरेट कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इनिशियल सोल्यूशन जनरेट किया। इनिशियल सोल्यूशन हम कैसे जनरेट करेंगे, इनिशियल सोल्यूशन जनरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने ये जो पूरा ग्राफ है हमारे पास, उसकी हमने सबसे मिनिमम एज चूज कर ली। तो इसकी पूरी मिनिमम एज, इस पूरे ग्राफ में मिनिमम एज कौन सी है, दिस एज इज द मिनिमम एज, इफ यू कैन सी हियर 1 to 2। अब ये मिनिमम एज हमारे सोल्यूशन में ऐड हो गई है। द नेक्स्ट एज दैट वी कैन ऐड इज, या तो 2 से निकलने वाली एज ऐड करोगे या 1 से निकलने वाली एज ऐड करोगे। दो ऑप्शन है, कैंडिडेट है टू बी एडेड इन द ट्री। either you can add 2 to 3, either you can add 1 to 4. So which one we should add? 1 to 4. 1 to 4 we should add. So now the situation is we have added this edge 2 to 1, we have added this edge 1 to 4. Now how many candidates are there to be added now? 4 to 7 add कर सकते हो, 4 to 6 add कर सकते हो, 4 to 3 add कर सकते हो, इतना add कर सकते हो, and 2 to 3 add कर सकते हो। Out of all the possibilities, which edge I should add again? 4 to 7. 4 to 7 हम ऐड कर लिया हमने। अब क्या क्या कैंडिडेट सोल्यूशन, कैंडिडेट सिचुएशन हमारी क्या है, वी कैन ईदर ऐड 7 to 6, वी कैन ऐड 7 to 8, वी कैन ऐड 4 to 3, वी कैन ऐड 2 to 3। Out of all these edges that can be added, this 7 to 6 is the of the minimum cost. तो इनिशियल में जब हमने ग्रीडी अप्रोच से इनिशियल सोल्यूशन जनरेट किया, तो मेरा ये सोल्यूशन बना। ये समझ में आया कि ये सोल्यूशन कैसे बन गया, this solution of total weight 40. Am I clear about this? Yes, ma'am. ठीक। नाउ अब मूव कैसे जनरेट कर रहे हो, व्हाट इज द नेबरहुड, और इसमें मूव मैकेनिज्म क्या अडॉप्ट कर रहे हो। दो तरीके के मूव मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक मूव मैकेनिज्म वो है जिसमें आप कोई भी नई नोड नहीं ऐड करते, नोड को कांस्टेंट रखते हो, बस एज को चेंज करते हो। तो अगर उससे कर रहे हो तो 1 2 4 5 4 7 6 ये फिक्स हो गया। अब इनके बीच की जो कनेक्टिंग एज है उसको ही एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक सोल्यूशन आप ये जनरेट कर सकते हो स्टैटिक स्वैप का, कि आपने 8 रिमूव किया और 15 ऐड कर दिया। तो इसमें ऑपरेटर क्या है, एडिंग ऑफ वन एज एंड डिलीशन ऑफ अनदर एज, and this operator is similar to the operator that we have discussed when we were discussing minimum spanning tree। ठीक है, तो हम 8 रिमूव करके 15 ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने ये स्टैटिक स्वैप लिया है, then we have generated this particular solution and its total weight is 47। ठीक। दूसरी अप्रोच क्या है, you can add different nodes also। तो अगर हम नोड्स ऐड करने के लिए जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, जो 6th वाली नोड है इसको रिमूव करके 3rd वाली नोड ऐड कर सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायनेमिक स्वैप, जिसमें nodes and edges both are removed। I have removed this edge which is from 7 to 6 and I have added one edge from 4 to 3 and उसके साथ एक 3 node भी ऐड हो गया है। तो these are two different types of swap moves that I can take। ये क्लियर है? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, तो स्टैटिक स्वैप में नोड फिक्स हो गए, डायनेमिक स्वैप में नोड फिक्स नहीं है। नोड के साथ आप एजेस जब ऐड कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि वही एज एक्सप्लोर करोगे जो ऑलरेडी एडेड नोड्स में है। ये आप दूसरे एडेड नोड्स के साथ भी आप एजेस को, वो एज भी एक्सप्लोर कर सकते हो जो दूसरी नोड्स के साथ आ रही है। ठीक, अब ये बहुत सारे मूव्स में ये पॉसिबल हुआ, तो ये बेस्ट डायनेमिक स्वैप है आपका। अब टैबू स्ट्रक्चर क्या है आपका, अब आप इसमें क्या मूव कर रहे हो। एक मूव जब आपको करना होता है तो आप कितनी चेंजेस करते हो, कैन यू टेल मी हाउ मेनी चेंजेस यू डू, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर इन दिस वन मूव। each swap or each move is comprising of two attributes, the edge which will be added and the edge that will be dropped। ठीक है, तो एक मूव में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, जो एज ऐड हो रही है वो और जो एज ड्रॉप हो रही है वो। इज दिस पॉइंट क्लियर?
अगर हमें किसी एज को, जो एडेड एज है, उसको हम टैबू एक्टिव बनाते हैं, उसका इसका मीनिंग ये है कि जो एज हमने अभी अभी ऐड की है ना, उसका हम ड्रॉपिंग अलाउ नहीं करेंगे टिल द टैबू टेन्योर इज देयर। तो टैबू टेन्योर, जो एज ऐड हो रही है, उसका टैबू एक्टिव होने का मतलब ये है कि इट्स ड्रॉपिंग इज नॉट अलाउड। जो एज डिलीट हो रही है, जो ड्रॉप हो रही है, उसके टैबू एक्टिव होने का मतलब ये है कि द एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एज इज नॉट अलाउड टिल द करंट टैबू टेन्योर। ये पॉइंट क्लियर है सबको? It is similar to the minimum spanning tree case that we have discussed. Any doubt till here? तो आपको एग्जाम में ये सिचुएशन दी जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, सिर्फ ये प्रॉब्लम, इतनी 2 लाइन में प्रॉब्लम डिफाइंड है। अब इसके लिए टैबू सर्च खुद ही बनाना है, तो आपको ये सारी चीजें बतानी है। यू हैव टू स्पेसिफाई द सर्च स्पेस, दैट मींस एक सोल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट होगा। देन यू हैव टू स्पेसिफाई द नेबरहुड स्ट्रक्चर, मूव मैकेनिज्म, कि नेक्स्ट मूव कैसे बनेगा। देन यू हैव टू स्पेसिफाई द टैबू स्ट्रक्चर, टैबू लिस्ट कैसे मेंटेन करोगे। ठीक, तो टैबू स्ट्रक्चर में दिस वी हैव बीन। अब हम डिसाइड करते हैं कि अब टैबू एक्टिवेशन रूल समझ में आ गया हमें कि एडेड एज जो अभी ऐड हुई है उसको डिलीट नहीं करना है टैबू टेन्योर के लिए, और जो ड्रॉप हुई है उसको ऐड नहीं करना है टिल टैबू टेन्योर। अब ये टैबू टेन्योर डिफर कर सकता है। अब देखो, अगर ये हमारा ट्री है, उसमें अगर हम टैबू टेन्योर सेम रखें, फॉर एग्जाम्पल ऐड होने का भी टेन्योर 2 है, ड्रॉपिंग एजेस के लिए भी टेन्योर 2 है, पर ये हमें पता है कि जो ट्री है उसमें बहुत सारी एजेस हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं करी है। तो हम ये कर सकते हैं कि टैबू स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि रिसेंटली ड्रॉप्ड एजेस के लिए जो पीरियड हो वो लॉन्गर हो। मतलब हम ये डिस्करेज करें कि जो अभी ड्रॉप हुई है ना, उसको दोबारा दोबारा हम ऐड नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी ऐड नहीं कर रहे, और जो रिसेंटली ऐड हुई है उनकी ड्रॉपिंग भले ही हम जल्दी जल्दी अलाउ करते। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो जो टॉप टैबू एक्टिव पीरियड है फॉर एडेड एजेस, जिनको हम ऐड कर रहे हैं, उनका ड्रॉपिंग जो हम मना कर रहे हैं, वो बाउंडेड बाई के है। जिनको आपने ऐड किया उसकी ड्रॉपिंग अगर आप 4 आइटरेशन तक मना कर दो, तो क्या होगा? कोई नई एज ऐड ही नहीं हो पाएगी क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इसीलिए हमें टैबू टेन्योर की वैल्यू के से तो छोटी रखनी है, और हम ये कर सकते हैं कि ड्रॉप्ड एजेस के लिए रिसेंटली एडिशन का जो टैबू टेन्योर हो वो लंबा हो, एज कंपेयर टू एडेड एजेस के लिए ड्रॉप होने का टैबू टेन्योर हो। ठीक, तो इसीलिए दैट वी हैव डिसाइडेड कि फॉर द ड्रॉप्ड एजेस इट इज केप्ट एज 2 आइटरेशन। तो अगर ड्रॉप्ड एजेस हैं, अगर वो टैबू एक्टिव बन रही हैं, दे विल नॉट बी एडेड टिल 2 आइटरेशन। तो सक्सेसिव नेक्स्ट 2 आइटरेशन तक उनको दोबारा हम ऐड नहीं कर सकेंगे। अगर ऐड किया है अभी एच, तो वो टैबू एक्टिव हो जाएंगी, और नेक्स्ट 1 आइटरेशन में हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? दिस टैबू स्ट्रक्चर, एनी डाउट इन इट? यस और नो? एनी डाउट? मैम ये 2 और 1 मतलब हमने बस अपनी इंट्यूशन से ही रखा है ना? देखो, इंट्यूशन से थोड़ा देखो, पर ये बात हमें पता थी कि के नहीं रख सकते, के नहीं रख सकते, तो मुझे के से छोटी वैल्यू चाहिए थी। पर अगर हम ध्यान से सोचे कि अगर हम 3 भी रख लेते, 3 या 4, तो मैक्सिमम में 4 रख, अगर हमने 4 रख दिया टैबू एक्टिव पीरियड फॉर एडेड एज, तो वो 4 पीरियड तक ड्रॉप नहीं होगी, तो नए ट्री जनरेट ही नहीं हो पाएंगे। यस मैम, तो मतलब 1 भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी। हाँ, बट इंट्यूशन, अगर इसमें तुम ये भी कर सकते थे कि दोनों 2-2 रख लेते, हाँ, ये कर सकते थे, बट अ बेटर स्ट्रैटेजी समवॉट इज, or the strategy proposed in this solution is, they have kept the taboo active period for the dropped edges as 2 and added edges as 1.
तो जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, ये करने कोई स्पेसिफिक करने का तरीका नहीं है ये। एक किसी ने टैबू सर्च को मिनिमम K-ट्री के लिए प्रपोज किया है, तो उन्होंने ऐसे सॉल्व किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो आप तो एल्गोरिदम कोई प्रपोज करोगे तो उसके बेटर या बेटरमेंट तो आप बताते हो, सोचते हो रैशनल से। तो ये चेंजेस उन्होंने सोच के ये डिसाइड किए, ठीक? ओके मैम। ये 2 आइटरेशन भी आप रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब प्रॉब्लम क्या होती, नंबर चलता है एल्गोरिदम, यस। ठीक? अब एस्पिरेशन क्राइटेरिया क्या है? व्हाट वाज द एस्पिरेशन क्राइटेरिया? क्या होता है एस्पिरेशन क्राइटेरिया? अगर कोई मूव टैबू है पर अगर वो बेटर सोल्यूशन दे रहा है करंट सोल्यूशन तक, तो एस्पिरेशन क्राइटेरिया ये डिसाइड करता है कि वी कैन टेक दैट पर्टिकुलर मूव, हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं द नेक्स्ट मूव। तो हमारा एस्पिरेशन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है? द एस्पिरेशन क्राइटेरिया दैट हैज बीन फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज और इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज इम्प्रूव्ड बेस्ट एस्पिरेशन क्राइटेरिया। मतलब अगर आपको एक ऐसा सोल्यूशन मिलता है जो आपके अभी तक के बेस्ट सोल्यूशन से बड़ा है, अच्छा है, तो आप उसको ले लोगे, ठीक है? करंट स्टेप में मुझे वेट 39 का सोल्यूशन मिल गया, which is better than the weight 40, which is the best weight that we have seen till far. तो हम उसको admissible कर लेंगे, उसको admit कर लेंगे. This is called as an aspiration criteria. The aspiration criteria that is being picked here is improved best aspiration criteria. Is this point clear? यस मैम। Okay. अब हम will start with the candidate list. कैंडिडेट लिस्ट आपको पता है कैंडिडेट लिस्ट क्या होती है? कैंडिडेट लिस्ट में आपके पास वो सोल्यूशन आते हैं जो आपके टैबू मूव नहीं होते और जो एस्पिरेशन क्राइटेरिया को, और अगर टैबू मूव है तो एस्पिरेशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो. For the sake of simplicity, in this particular example, the authors have taken the termination criteria as stopping rule is we'll end the taboo search when the iteration reach the number 10. ठीक? So we have discussed all these parts. अब initial solution पे आते हैं. Initial solution हमने कैसे generate किया? This thing I have explained you previously also. The initial solution here is generated with the help of a greedy approach, और greedy approach ऐसे ही follow हुई थी. We have picked the minimum weight का हमने edge pick कर लिया, which was 1 and 2. Now we'll keep on adding the edges such that the overall enhancement is smaller. तो हमारा जो ट्री बन के आया वो ये बन के आया when we have followed the greedy approach. ठीक है? कोई डाउट इसमें? तो now tell me one thing, greedy approach जब भी लगाएंगे तो क्या हमेशा हमें एक ही सोल्यूशन मिलेगा? और we can get the multiple solutions? Ma'am, we can get multiple solutions if the start is different or if the weights of two edges are same. हाँ, we can get the different solution only in a situation if the weights are not distinct. If the weights of edges are distinct, in that case we can get only one solution. Deterministic approach है फिर तो ये, ठीक है? Is this point clear to all? So we have generated one greedy solution and the weight of this particular greedy solution is 40. Now we'll start our taboo iteration. ठीक? तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? This is iteration 1. हमने क्या किया? We have added in the iteration 1, we have added 4, 6 and we have dropped 4, 7. आप स्टैटिक मूव की हेल्प से बहुत सारे जनरेट कर सकते हो सॉल्यूशंस. द मूव दैट वी हैव टेकन, मूव मैकेनिज्म आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन. उस मूव मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आपने एक मूव जनरेट किया. एडमिसिबल मूव वाज कि 46 ऐड 4,6 ऐड करो और 4,7 ड्रॉप करो. तो वेट हमारा जो नया सोल्यूशन आया उसका वेट था 47. इज इट अ बैड मूव और अ गुड मूव? Bad move. But then also we are taking this particular move. Why? Because it was best among the all the admissible move. ठीक? अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? We'll add these things to the taboo list. अगर आप ध्यान से देखो तो ये टैबू एक्टिव नेट टेन्योर के हिसाब से हमने टैबू लिस्ट मेंटेन करी है. यहाँ 1 होने का मतलब है कि टैबू टेन्योर 1, 2 होने का मतलब है टैबू टेन्योर 2 के साथ वो एज है. अभी टैबू एक्टिव है विद टैबू टेन्योर 2. तो हमने 4,6 ऐड किया था, इसीलिए वो टैबू टेन्योर 1 पे आई.
4,7 ड्रॉप किया था तो उसका टैबू टेन्योर बना 4,7. आर वी कंफर्टेबल टिल हियर? Yes, ma'am. In the next iteration, what we have done, we have updated our tree. On the updated tree, we have again find out all the possible candidate solutions, admissible solutions. उन पे हमें पता चला कि if we add 6,8 and drop 6,7, we'll generate another solution which is of weight 5,7. अब टैबू लिस्ट मेंटेन करने के लिए देखो तो 4,7 का टैबू टेन्योर अब रिड्यूस हो गया है. एक आइट्रेशन चली गई तो अब उसका टैबू टेन्योर क्या है? 1 है. इसीलिए 4,7 हैज मूव्ड ऑन टू द next iteration called as taboo tenure 1, and we have two edges here, 6,8 which is recently added and 4,7 which was dropped in the previous iteration. 4,7 यहाँ ऐड हो गया, 6,7 जो अभी ड्रॉप हुआ था वो taboo tenure 2 में ऐड हो गया. ठीक, यहाँ तक हम क्लियर हैं? अब इस सिचुएशन पे टैबू के पास, टैबू लिस्ट में हमारे पास टैबू एक्टिव 1 टेन्योर के साथ 6,8 है एंड 4,7 है एंड टैबू टेन्योर 2 में एक्टिव है वी हैव 6,7. नाउ फॉर ऑल द सिचुएशन, नाउ वी लुक एट आवर ग्राफ. हम कोई भी ऐसा मूव नहीं लेंगे जो इन एजेस को इन्वॉल्व करता हो. ठीक, इन एजेस को इन्वॉल्व करता हुआ कोई भी ऐसा मूव नहीं लेंगे. अब हमने मूव क्या सेलेक्ट किया? 6,8,9 का एडिशन एंड 1,2 का ड्रॉप. अब आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट विद द ग्राफ बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे टैबू मूव ये सब देखते हैं विद द एग्जांपल ऑफ अ मिनिमम सर्च ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ठीक है, तो उससे कोरिलेट करके आपको समझना है. अगर आप इसको फॉलो करोगे देन यू विल बी जनरेटिंग दिस टाइप ऑफ अ टेबल एंड यू विल सी कि आपको कौन कौन, इफ यू सी हियर देन आउट ऑफ द 10 आइटरेशंस एल्गोरिथम स्टॉप करेगी. क्या सोल्यूशन रेफर करेगी? वो द सोल्यूशन व्हिच इज जनरेटेड एट व्हिच पॉइंट? एट द आइटरेशन 9th आइटरेशन में जो सोल्यूशन जनरेट हुआ दैट सोल्यूशन विल बी रेंडर्ड. तो 34 कॉस्ट हमको ऑप्टिमल कॉस्ट मिली है. ठीक, अब इसमें द ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर solution was to discuss the case of a diversification. तो आपको टैबू सर्च लगाना तो आ गया, पर डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए we move. Now one thing you have to see, अगर आप ये वाला ग्राफ देखो क्या हो रहा है इसमें, आइटरेशन के साथ वेट हम इसमें शो कर रहे हैं, वेट का प्लॉट है. बेस्ट वेट आप रेड कलर से शो कर रहे हो, करंट वेट आप शो कर रहे हो ब्लू कलर से. तो एल्गोरिथम अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वेट बढ़ रहा है, हम बैड मूव्स लेते जा रहे हैं. जब हम बैड मूव्स लेते जा रहे हैं तो वेट, बेस्ट वेट कांस्टेंट ही रह रहा है. पर जैसे ही बैड मूव से फिर हमारा डिप हुआ है, फिर आप डिप होके वापस आए तो बेस्ट मूव भी अपडेट हुआ, करंट मूव भी अपडेट हुआ. तो जो ये ब्लू है ये आपकी करंट वेट की ट्राजेक्टरी दिखा रहा है एंड रेड आपके बेस्ट मूव की ट्राजेक्टरी दिखा रहा है. अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे जैसे आइटरेशन बढ़ती जा रही है तो हम सारा एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, बट हम मिनिमा सिचुएशन भी हैंडल कर रहे हैं, वहां पे भी लैंड अप कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट वाले सिचुएशन पे. अब इसी एग्जांपल पे वील स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. आई क्विकली एक्सप्लेन हाउ टू डाइवर्सिफाई. तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए विच मेमोरी वी यूज फॉर डाइवर्सिफिकेशन? Frequency memory. यूज फ्रीक्वेंसी मेमोरी. तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब देखो फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेमोरी के लिए भी हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं. वन कैटेगरी इज इट्स अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी तो या तो ये करे कि जितने सोल्यूशन आज तक जनरेट हुए सबको स्टोर करके रखे, तो सबको स्टोर करके रखते भी हैं, बट फ्रीक्वेंसी मेमोरी में वो चेंज रिफ्लेक्ट करें कि ना करें ये आप सोल्यूशन में डिसाइड कर सकते हो. तो हमने क्या किया इस केस में, व्हाट दे हैव डन इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, दे हैव नॉट कंसिडर्ड द एंटायर सोल्यूशन लिस्ट. इतने सारे सोल्यूशन जनरेट हुए हैं बट दे हैव ओनली कंसिडर्ड द क्रिटिकल इवेंट्स. तो क्रिटिकल इवेंट क्या है? वो इवेंट जहां पे आप अचानक से एक लोकल ऑप्टिमा में गए और फिर उस लोकल ऑप्टिमा को मेंटेन किया. फॉर एग्जाम्पल
63, 46, 37 पे आए थे हम, ठीक है। अब 37 के बाद नेक्स्ट आइटरेशन 37 ही है, फिर 37 के बाद नेक्स्ट आइटरेशन 38 है। तो क्रिटिकल इवेंट मेरे हो गए ये दोनों सिचुएशन, आइटरेशन 5 एंड 6, जिनकी जो फिटनेस है, जिनकी गुडनेस है वो अपने से प्रीवियस सोल्यूशन से भी बेटर है और अपने से बाद के सोल्यूशन से बेटर या बराबर है। तो अगर हम फिफ्थ आइटरेशन को कंसिडर करें तो जो ये वाला सोल्यूशन है, दिस इज बेटर देन द सोल्यूशन एट द आइटरेशन 4 and it is at par to the solution at the iteration 6. Similarly, the solution which is generated at situation 6 at iteration 6, it is at par with the solution that is generated at the previous step and it is better than the solution which is present in the next step. तो इन अ वे क्या है, ये लोकल मिनिमा को डिनोट कर रहा है इन दिस सर्च। सिमिलरली 9th आइटरेशन पे जो सोल्यूशन हमें मिला, दिस इज बेटर देन द सोल्यूशन इन द प्रीवियस स्टेप एज वेल एज बेटर देन द सोल्यूशन इन द नेक्स्ट स्टेप। तो ये सारे हमारे क्रिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं जहां पे आपकी जो फिटनेस लैंडस्केप था वो चेंज हुआ है। तो हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, we have taken these solutions that are there in the iteration 9, the initial solution, the solution at the iteration 5 and 6, और अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी सर्च रीस्टार्ट कर रहे हैं। रीस्टार्ट करने के लिए हमने पिक किया है वो पॉइंट जो ग्लोबल ऑप्टिमम से थोड़ा सा पहले है। तो हमें बेस्ट सोल्यूशन मिला था 9th आइटरेशन पे, अब हम चाह रहे हैं कि उससे पहले 9th आइटरेशन से पहले रीस्टार्ट करें अपने सोल्यूशन और क्रिटिकल इवेंट्स के जो सोल्यूशन थे उनको हम चूज कर रहे हैं। तो वी हैव चूजन द सोल्यूशंस ऑफ इनिशियल सोल्यूशन, वी हैव चूजन द इनिशियल सोल्यूशन जिसके साथ हमने शुरू किया था, द सोल्यूशन ऑफ द आइटरेशन 5 एंड द सोल्यूशन ऑफ द आइटरेशन 6 बिकॉज दे डिनोट द क्रिटिकल इवेंट्स। आप ये भी कर सकते हो कि आपने अभी तक के सारे सोल्यूशंस को कंसिडर कर लिया, दोनों स्ट्रेटजी से कर सकते हो। अब हमने क्या किया, जो सोल्यूशंस हमने कंसिडर किया था उनकी कॉमन एजेस हमने निकाली। तो सारे जो उनकी एग्रीगेट कर लिया, उन्हें कॉमन नहीं निकालिए, उनको हमने एग्रीगेट कर लिया एजेस करके और हमारे पास एक सब ग्राफ बन गया। कैन यू सी दिस? मतलब क्या कर रहे हो, जो एज आई है उनका यूनियन कर ले रहे हो बस। ठीक, अब यूनियन करने के बाद मुझे ये सब ग्राफ मिल गया है 1,2, 1,4, 4,7, 6,7, ये सारी एजेस मेरे पास है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये डाइवर्सिफिकेशन का जो स्टेप है वो रीस्टार्ट के इनिशियल सोल्यूशन के जनरेशन में लगा रहे हैं। तो इनिशियल सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करने बना रहे हैं रीस्टार्ट के बाद, तो हम ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं कि अगर हमने कोई भी एज इंक्लूड करी जो इस सब ग्राफ में है, जो सोल्यूशन जो सब ग्राफ अभी निकाला ना हमने, इसमें से कोई एज अगर मैंने इंक्लूड करी इनिशियल सोल्यूशन बनाने के लिए, तो हमारी पेनाल्टी होगी। दैट मीन्स वी विल नॉट पिक एनी ऑफ द एजेस हियर टू क्रिएट द इनिशियल सोल्यूशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अगर आप ध्यान से, अगर आपको याद हो तो ग्रीडी चॉइस जब हम करते हैं तो सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है, पिक करनी होती है सारी एजेस। तो हमने फर्स्ट स्टेप पे मिनिमम कॉस्ट की एज पिक करी। अगर आपको ग्राफ याद हो तो इसमें मिनिमम कॉस्ट की एज क्या है, 1 to 2 है, पर हम 1 to 2 पिक नहीं करेंगे क्योंकि वो जो हमें पिक नहीं करना है जिनकी पेनाल्टी होगी उसके साथ है। तो हम पिक करेंगे नेक्स्ट बड़ी, अगर आप कॉस्ट देखो तो आपको मिलती है 3 to 5 with cost 6, 7 to 6 with cost 6। इन दोनों में से कुछ भी पिक कर सकते हैं हम। टू बिगिन विथ आई हैव पिक्ड 3 to 5, तो हमने 3 to 5 पिक कर लिया, करंट कॉस्ट इज 6। अब नाउ वी हैव कैंडिडेट्स टू बी एडेड टू द ग्राफ। उनमें से वी विल इन दिस सेकेंड आइटरेशन ऑल्सो, कि अगर मेरी कोई ऐसी एज पिक हो जाती है जो इस एजेस में हो, तो उनको हम पिक नहीं कर रहे हैं फिर से। हमने क्या किया, हमने 5 and 9 पिक किया है, उसको ऐड कर दिया। अब
थर्ड और फोर्थ आइट्रेशन हमने छोड़ रखी है, so that we can pick any of the edges that is available. So if you can look here, 8,9 edge is there in this particular prohibited list, 8,9. But then also we have picked in this particular iteration, then the next edge that we have added is 8,10. Is this point clear? डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया? तो पहली दो आइट्रेशन पे हम, क्योंकि सिंस अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने सभी आइट्रेशन पे क्यों नहीं मना किया, 4 बार लग रहा था ना, ये 4 बार 4 स्टेप्स थे टू क्रिएट दिस ग्राफ. Now this we have chosen so that the goodness, कुछ part of the good solution is maintained when we are picking the third and the fourth edge, and 1 and 2 के लिए हमने स्टॉप कर दिया है. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एज पिक करते हैं ना हम मिनिमम कॉस्ट की, वो पूरा का पूरा ट्री स्ट्रक्चर को गाइड करती है. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने ग्रीडी ना होते हुए कि सबसे मिनिमम कॉस्ट पिक करें, हम सेकंड मिनिमम कॉस्ट से पिक करना शुरू किया है. ठीक, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, कि कैसे हमने डाइवर्सिफाई किया. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्टार्टेड द टैबू सर्च अगेन. सेम प्रिंसिपल लगेगा, सेम तरीके से टैबू एक्टिव लिस्ट मेंटेन होगी, बट देयर इज गुडनेस अबाउट सर्टेन थिंग. जैसे ही हमने सर्च को रीआइट्रेशन शुरू किया, हमें ग्लोबल मिनिमम मिल गया है, मिनिमम कॉस्ट का सोल्यूशन तुरंत मिल गया 34, सेकंड आइट्रेशन पे ही मिल गया, ध्यान से देखो. एंड अगर आप सोल्यूशंस भी देखो ना, तो ये जो सारे सोल्यूशन जनरेट हो रहे हैं, जो 5 आइट्रेशन सिर्फ चली, उनमें से भी हमें बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट के सोल्यूशन मिले हैं, 34, 38, 37. तो स्टार्ट करने से फायदा क्या हुआ? द बेनिफिट दैट वी हैव रिसीव्ड इज आफ्टर रीस्टार्टिंग द सोल्यूशन, सिर्फ 2 एज हमने यूज करी, हमें एक ऑप्टिमल सोल्यूशन, सब ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया, एंड 2 आइटरेशन पे इंप्रूव होके वो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन दे दिया उसने. क्योंकि हो क्या गया कि हमने बेस्ट सर्च को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया, एंड वी हैव मूव्ड थ्रू द फ्रॉम द कॉन्सेप्ट कि जो मिनिमम एज है जरूरी नहीं है कि वो मिनिमम सोल्यूशन का भी पार्ट हो. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? So this completes your taboo search. Any doubt in this particular situation? I have uploaded this slide also. मैम हमने जो एग्रीगेट किया था एजेस का, वो हमने कौन कौन से सॉल्यूशंस, कौन कौन से आइटरेशंस का एग्रीगेट किया था? हाँ, ये मैं बता दूँ फिर से. क्रिटिकल इवेंट्स वी हैव कंसिडर्ड, और क्रिटिकल इवेंट हमने क्या बनाया? सी, अब यहाँ पे भी 2 सिचुएशन है, आप सारी ले सकते थे सॉल्यूशंस, आप क्रिटिकल इवेंट्स भी ले सकते हो. क्रिटिकल इवेंट्स क्या है? आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन सॉल्यूशन के साथ. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ, तो क्रिटिकल इवेंट्स वो मार्क कर रहे हैं जो लोकल मिनिमम को मार्क कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ध्यान से देखो तो 37 फिफ्थ आइटरेशन पे 37 कॉस्ट मिली थी. यस मैम. तो ये वाला जो सोल्यूशन था, ये अपने प्रीवियस सोल्यूशन से भी बेटर है, अपने आगे वाले सोल्यूशन के बराबर है. यस मैम, ये तो समझ गई कि 5th एंड 9th क्रिटिकल सॉल्यूशंस है. 5th एंड लोकल 6th हमने पिक किया और इनिशियल सोल्यूशन पिक किया, उनको एग्रीगेट कर लिया है. हमने सर्च रीस्टार्ट कर दी है फ्रॉम द 7th सोल्यूशन. तो 7th आइटरेशन के बाद के जो सोल्यूशन है ना, वो हमने डिस्कार्ड कर दिए थे. 8th एंड 9th एंड 10th हमने रीस्टार्ट करा था फिर से अपनी सर्च. ओके, ठीक है, हमने फिर से अपनी जब सर्च स्टार्ट करी, तो हम ये कह सकते हो कि इससे पहले के सोल्यूशंस हमने कंसीडर किए. 7th आइटरेशन जो जहां पे भी मुझे ऑप्टिमा मिला ना, मुझे ऑप्टिमा में ग्लोबल ऑप्टिमा मिला 34th कॉस्ट पे, 9th आइटरेशन पे. तो 7th आइटरेशन के पहले के सोल्यूशंस हमने कंसीडर किए, क्योंकि तुम इसे भी कंसीडर कर लोगी, अगर तुम ऑप्टिमल सोल्यूशन को भी कंसीडर कर लोगे, तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि ऑप्टिमल सोल्यूशंस के भी एजेस को लोगे ही नहीं, तो सर्च से बहुत डेविएट हो सकते हो ना. तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये ऑप्टिमल, अभी एज ऑफ नाउ दिस इज वन ऑप्टिमा, पर अगर ये लोकल ऑप्टिमा है, देन दिस इज आल्सो नॉट एन ऑप्टिमा. या तो हम थोड़ा सा पीछे जाके सर्च कर रहे हैं, सर्च रीस्टार्ट कर दे रहे हैं. ओके. इस सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है जो 7th आइटरेशन के बाद 8th आइटरेशन के लिए सोल्यूशन बना ना, बस ये हम देख रहे हैं कि हमने कहाँ तक के बेस्ट सोल्यूशंस कंसीडर किए,
या क्रिटिकल इवेंट्स कंसिडर किए या कहाँ तक की सर्च इंप्रूवमेंट कंसिडर करी, 7th आइटरेशन तक की। ओके अगर सर्च तुम 7th आइटरेशन से स्टार्ट करती हो, इसका मतलब है 7th आइटरेशन तक जो भी सोल्यूशन जनरेट हुए मैं उनको देख रही हूँ। ओके सर्च तो रीस्टार्ट हो रही है विथ न्यू सोल्यूशन, ठीक है। यस मैम आई थिंक एम आई क्लियर नाउ? या ओके, तो ये मैंने ये टैबू सर्च आपका अपलोड कर दिया है। वन पॉइंट इज रिमेनिंग विच इज द फिटनेस लैंडस्केप एनालिसिस दैट वी विल बी कवरिंग इन थर्सडेज क्लास, एंड we'll discuss one example of hill climbing, simulated annealing and taboo search. Am I clear on this? Yes, ma'am. Okay, now let me take attendance. Do one thing, I'll be giving full attendance today, you all can leave. ठीक है, वैसे भी आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया था, ठीक है। Preeti and Millie, please wait for some time, others can leave. Thank you, ma'am.